चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा वेट नहीं करते, फिर आप 5 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कॉम्बिनेशन की। तो आरएल सर्किट हमने देखा, और आरएल सर्किट कॉम्बिनेशन एक्चुअली उसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एक्चुअली क्या होता है कि आप जब फील्ड में वर्क करते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन, पावर सिस्टम, ये सब चीजें ऐड होती हैं। तो उसमें ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है कि आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें प्योर इंडक्टेंस है, इसमें प्योर कैपेसिटेंस है। आप ये बोल सकते हो कि हाँ, इस टाइम पे, पर्टिकुलर मोमेंट पे, इस ट्रांसमिशन लाइन का जो इम्पीडेंस है वो इंडक्टिव रिएक्टिव है। तो ये कैलकुलेशन एक्चुअली होती है कि इंडक्टिव है। इंडक्टिव होने का मतलब कि हाँ, इंडक्टेंस आपका लीडिंग कर रहा है, बाकी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस आपके कम है कंपेरेटिवली। आरएल सीरीज सर्किट आपने देखा फेजर के केस में, तो फेज एंगल आपका डिफर करेगा। प्योर इंडक्टेंस होगा तो करंट आपकी लैग करेगी वोल्टेज से 90 डिग्री। हम 90 डिग्री बोल सकते हैं उस केस में, क्योंकि प्योर इंडक्टेंस है। जब आर एल रेजिस्टेंस के साथ वो ऐड होगा, तो आप अब ये नहीं बोल सकते कि उस सीरीज सर्किट का जो ओवरऑल इंडक्टेंस का जो वोल्टेज या करंट जो भी है वो 90 डिग्री पे लैग कर रहा है। क्योंकि आपने देखा कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो उस रिजल्टेंट की बात हो रही है। तो रिजल्टेंट एक पर्टिकुलर एंगल पे आपका होगा, जो कि ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया। चलिए सिमिलर फेज में हम चलते हैं आरसी सीरीज सर्किट की। सीरीज आरएलसी, आरसी। तो उसमें क्या है, अब एक कैपेसिटेंस है जिसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है एक्स सी, और एक्स सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी। तो आर एंड सी दोनों सीरीज में है। वोल्ट रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप है आपका वी आर, और कैपेसिटेंस के अक्रॉस आपका ड्रॉप है वी सी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसका दोनों का एक वो करेंगे। तो आर एंड सी, तो अब रेजिस्टेंस फेजर ही समझाता हूं मैं। फेजर से ही आपको काफी चीजें एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आप पढ़ते हैं ये सिंगल फेज एसी और जो भी 3 फेज एसी, तो उसके केस में क्या है कि हम कैलकुलेशन से बचने के चक्कर में सीधे फेजर पे आते हैं।
तो फेजर आपको सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर देता है, जो एग्जैक्ट सिनेरियो है। इसीलिए हम एसी के केस में फेजर को प्रेफर करते हैं। तो चलिए, आरसी सीरीज सर्किट है। तो रेजिस्टेंस के केस में आपको पता है वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। तो सीरीज सर्किट है तो हमेशा करंट रेफरेंस, करंट को मैंने रेफरेंस लिया। करंट आपकी आ गई आई आर समथिंग, आई आर जो करंट है वो रेजिस्टेंस की है। हालांकि रेजिस्टेंस की और कैपेसिटेंस की करंट आपकी सेम है, आई एस आई आर बोल दीजिए, या ये जो कंबाइन करंट है आई एस वो बोल दीजिए, बात एक ही है क्योंकि दोनों सेम है। तो आई आर एंड वी आर दोनों सेम फेज में बिकॉज रेजिस्टेंस है। अब कैपेसिटेंस के केस में आपका वोल्टेज लैग करता है करंट से 90 डिग्री। अगर यही आपने फेजर बनाया हुआ है, मान लीजिए ये दो अलग अलग बनाए हुए हैं, मैं बात करता हूं, अगर यही आपने सेम कॉमन फेजर बनाया हुआ है, ये करंट है, करंट का आपने रेफरेंस ले लिया, तो अब कैपेसिटर के केस में आपकी करंट लीड करेगी 90 डिग्री। कैपेसिटर के केस में 90 डिग्री लीड करेगी, तो कैपेसिटर के केस में कैसे लीड करेगी? अब ये करंट है, ये लीड कर रही है, इसका मतलब वोल्टेज कहाँ होगा? नीचे होगा कहीं 90 डिग्री पे। तो वीसी आपका आ जाएगा डाउनवर्ड 90 डिग्री, आई आर से, आई जो भी है आई एस से। तो ये आपका एक बना, एक नीचे आ गया एरो, एक एरो आया आपका वो यार माउस को क्या हो जा रहा है, एक एरो आया आपका एक्स एक्सिस पे। तो दोनों का रिजल्टेंट अगेन वही रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे आएगा? देखिए, नीचे वीसी आ गया और आपका वी आर आ गया एक्स एक्सिस पे। दोनों का रिजल्टेंट आया वी एस जो भी है, कॉमन वोल्टेज। तो ये आपका किस एंगल पे है? ये थीटा एंगल पे है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि आरसी सीरीज सर्किट का जो फेज डिफरेंस है, जो लीडिंग लैगिंग है वो 90 डिग्री पे है, नहीं हो सकती। क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है, कुछ इफेक्ट आएगा रेजिस्टेंस का, कुछ इफेक्ट आएगा आपका कैपेसिटेंस का। अब इम्पीडेंस जब भी निकालेंगे, तो आपने इंडक्टर के केस में किया था, जो भी किया था वो सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इंडक्टर और कैपेसिटर में, इम्पीडेंस और एंगल और जो भी था। ओके। तो कैपेसिटर के केस में वेवफॉर्म में करंट की वेवफॉर्म आपकी पहली स्टार्ट हो जाएगी और वोल्टेज की वेवफॉर्म बाद में स्टार्ट होगी। इसको एक्सटेंड करिए, अब करंट की वेवफॉर्म को, यहाँ आएगी 90 डिग्री। तो जीरो से स्टार्टिंग, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट देखना है, जीरो से स्टार्टिंग कहाँ हो रही है? ये 90 डिग्री पहले हो रही है, वोल्टेज 90 डिग्री बाद में हो रही है। थ्री फेज की हम बात नहीं करेंगे अभी, हम बात करते हैं आर एल हो गया, आर सी हो गया। अब हम बात करेंगे सीरीज आर एल सी सर्किट की। तो आर एल सी सर्किट के लिए पीपीटी भी एक्चुअली मैं ओपन करता हूँ, क्योंकि आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये पीपीटी मैंने गलत एक्चुअली डाउनलोड कर ली, क्योंकि ना उसमें डेरिवेशन है कोई। अब आरएलसी के लिए भी इसमें कुछ नहीं बताया जा रहा। मैं आपको दिखाता हूँ आरएलसी। अब कोई अगर क्वेश्चन आता है इससे बेसिस आरएल सीरीज सर्किट या आरसी सीरीज सर्किट से, तो वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही होगा, उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। अगर नहीं भी होता है, आरएलसी सर्किट कहाँ गए, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में आर और एल सीरीज में है, पैरेलल में है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होता है पैरेलल में है या सीरीज में है, उसके अकॉर्डिंग अगर बोलते। हालांकि जब हम एक्चुअली जब एग्जाम होते हैं उस टाइप के ऑफलाइन एग्जाम, और
लिखने वाले जिसे बोलते हैं, तो उसमें फेजर डायग्राम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेजर डायग्राम ही ड्रॉ कराए जाते हैं। मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको वो दिखाता हूँ RLC। और शायद इसमें हो। गोयल गुप्ता जी के साथ प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रही। ना इनकी आवाज आती है अभी। ग्रुप में बोल रहे हैं कि डिस्कनेक्ट हो रही, क्या पता नहीं क्या। नहीं सर, ये पिछली क्लास का हुआ सर। जी। पिछली क्या बोल क्लास रहे सर, हैं? जो अभी हमारी इससे पहले वाली ना, उसमें सर डिस्कनेक्ट हो गया सर। अच्छा अच्छा। जो सर हमारी पिछली क्लास लगी ना इलेक्ट्रिकल टूल एंड डिवाइस की, जी जी। उसमें सर। अच्छा। चलिए, एक बड़ा अच्छा केस होता है, RLC सीरीज हट गया, उसके बाद में थोड़ा सा रह जाएगा। देखते हैं कंप्लीट होता है कि नहीं। RLC सीरीज सर्किट में एक केस आता है, मैं आपको बताता हूँ। केस थोड़ा शेयर कर रहा हूँ PDF में, क्योंकि PPT काम नहीं चल रहा। यस। सीरीज RLC सर्किट। RL आपने पढ़ लिया, RC पढ़ लिया, अब सीरीज RLC। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है मेन। इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों सीरीज या पैरेलल कहीं भी हो, इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों ही पिक्चर में हैं। और इंडक्टर आपको पता है करंट स्टोर करता है, कैपेसिटर आपका वोल्टेज स्टोर करता है। अब ये दोनों स्टोरिंग एलिमेंट हैं, लॉस भी कर रहे हैं और स्टोर भी कर रहे हैं। तो दोनों एक तरीके से क्या होता है कि जब दोनों ही दो एलिमेंट बिल्कुल इक्वल कैटेगरी के, दोनों अलग अलग क्वांटिटी को कुछ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि कंपटीशन। मैं नॉर्मल बात करता हूँ आदमियों की। दो इक्वल आदमी अगर हैं तो उसमें कभी ना कभी कंपटीशन की वो आ जाती है स्टेज। तो L और C कभी भी अगर सर्किट में प्रेजेंट होंगे तो एक केस ऐसा भी आएगा कि मान लीजिए लॉस कर दिया, L और C आपने ले लिया, इम्पीडेंस ले लिया उसका और समथिंग कुछ भी कैलकुलेशन कर दी, इक्वेट कर दिया उसको। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब ये दोनों इक्वलाइज हो जाएंगे। और इक्वलाइज होने का मतलब जब आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिल्कुल सेम हो जाएंगे। उस केस में क्या होता है कि एक अब केवल रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस केवल अगर केवल रेजिस्टेंस होता जैसे आपने पहले पढ़ा, वो ड्रॉप करके निकाल देता करंट को। लेकिन अब ये दोनों भी हैं, तो और दोनों इक्वल भी हैं। तो उस केस में क्या होगा कि करंट का वाइब्रेशन आ जाता है एक केस में। मैं एग्जैक्टली वाइब्रेशन मत ऐसा मत सोचिएगा वाइब्रेशन कर रही है, लेकिन करंट का वाइब्रेशन आ जाता है L और C केस में। तो उसे बोलते हैं हम रेजोनेंस की कंडीशन, उसे बोलते हैं टर्म रेजोनेंस। कि जब L और C दोनों सर्किट में लगे हुए हैं तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि वो कंडीशन होगी रेजोनेंस की, जब XL और XC दोनों के रिएक्टेंस इक्वल हो जाएंगे। तो अभी तो सीरीज सर्किट का कैलकुलेशन करते हैं फिलहाल। तो XL मतलब ओमेगा L इसके लिए, और XC मतलब 1/ओमेगा C। और तीनों का वोल्टेज VR क्या हो गया, IR, VL क्या हो गया, IXL। XL मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस, और VC क्या हो गया, IXC कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसको जब आप फेजर डायग्राम का केस सेम है। अब देखिए फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ किया गया है। रेजिस्टेंस के केस में आपका तीनों सीरीज में है, तो करंट हमने ले लिया रेफरेंस। अब उस केस में रेजिस्टेंस और वोल्ट रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो सेम फेज में है करंट के। इंडक्टर लगा हुआ है तो वोल्टेज क्या आया, लीडिंग करंट से।
और कैपेसिटर लगा हुआ है तो वोल्टेज क्या आया, लैगिंग नीचे की साइड, VL ऊपर, VC नीचे। अब रिजल्टेंट कैसे आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे, उसके बाद इन दोनों का रिजल्टेंट लेते कैसे हैं, इसका पैरेलल यहां से और इसका पैरेलल यहां से, रिजल्टेंट आ जाएगा। तो समथिंग कहीं पे भी आएगा, ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्टली यहीं पे आएगा, कहीं पे भी आ सकता है वो। और दूसरी चीज, इम्पीडेंस, क्योंकि इम्पीडेंस का केस आएगा जब आप ड्रॉप निकालोगे। इम्पीडेंस क्या आएगा इसका, √R² प्लस XL माइनस XC, या हम बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते XL माइनस XC, प्रैक्टिकली क्या बोलते हैं, XL डिफरेंस ऑफ XC। जो भी ज्यादा होगा, जो भी ज्यादा होगा XL और XC में, उसका डिफरेंस लेंगे, पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं। और tan इनवर्स में भी यही करते हैं हम, XL डिफरेंस XC डिवाइडेड बाई R, जो भी ज्यादा होगा उसको रखेंगे। किसी भी कंडीशन में आपका नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि tan इनवर्स नेगेटिव वैल्यू, फिर वो ऑप्शन गलत होने की संभावना हो जाती है। फेजर डायग्राम समझ में आया आपको। उसके बाद अब देखिए, वोल्टेज ये तो खैर वही है, R² प्लस XC। पावर आप निकाल सकते हैं जब दोनों का निकला हुआ है, 10 10 5। XL माइनस XC लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली होता है ये XL डिफरेंस XC। डिफरेंस मतलब जैसे एक वेवफॉर्म बनाते हो AC की, ऐसे इस टाइप का ये साइन बना देते हैं और इसको प्लेस कर देते हैं, तो XL डिफरेंस XC उसको बोलते हैं। जो भी ज्यादा होगा वो रहेगा पहले। ओके, रेजोनेंस, जो मेन पर्पस था मेरा, ये तो आप कैलकुलेशन कर लोगे, RL XC की जो भी है। जो मेन पर्पस मेरा आ रहा है वो आ रहा है रेजोनेंस का, जब दोनों इक्वेट हो रहे हैं, दोनों इक्वल हो रहे हैं, उस केस में क्या होगा। तो एक्स, जो टोटल सर्किट का जो रिएक्टेंस है, वो आपका आ गया XL माइनस XC और XC माइनस XL। इसीलिए मैंने बोला आपको XL डिफरेंस XC। मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, फेज में फर्क पड़ेगा। और फेज में जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों को इक्वल ही कर दीजिए, आप इसको देखने की नीड ही नहीं है, इतना बड़ा वो लिखा हुआ है, केवल इक्वल कर दीजिए। क्योंकि वो रेजोनेंस की कंडीशन तभी आएगी जब दोनों रिएक्टेंस सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो XL और XC जब इक्वल होंगे, तो ω L 1/ω C, दोनों को वो करिए प्लेस। ω L मतलब 2πf, तो F में रिप्लेस कर दिया, F की वैल्यू निकाल ली आपने। F की वैल्यू आई आपकी ओमेगा 1/2π√LC, और इस 2π को इधर ले गए तो ω R आ गया, रेडियन फ्रीक्वेंसी, 1/√LC। तो FR की मेन कैलकुलेशन होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की, FR = 1/2π√LC। तो ये रेजोनेंस की कंडीशन आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी कभी MCQ में ये क्वेश्चन आता है। देखिए, जहां आप क्वेश्चन आ सकता है, और ऑलरेडी मैंने जो प्लेस किया हुआ है लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर, तो वो मैं आपको जरूर पॉइंट आउट करूंगा, क्योंकि यहाँ से मैंने क्वेश्चन प्लेस किया हुआ है, और यहाँ से भी मैंने क्वेश्चन प्लेस किया हुआ है, कि अगर RLC सीरीज सर्किट है, तो रेजोनेंस की कंडीशन में जब XL = XC हो जाएंगे, उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो इंडक्टेंस कुछ दिया होगा, 2 मिली हेनरी, 5 मिली हेनरी। कैपेसिटर की वैल्यू क्या होती है माइक्रोफैराड में। सबसे बड़ी कैलकुलेशन यही है, क्योंकि आप ये तो कर लोगे कैलकुलेशन 2 मिनट में। इंडक्टर दिया होगा आपका मिली हेनरी में, कैपेसिटर दिया होगा आपका माइक्रोफैराड में। तो दोनों को जब आप कैलकुलेट करोगे तो माइक्रो को मिनी मिलाओगे, या किसी भी यूनिट आप सेम रखोगे, तभी जाके वो एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। तो ये इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में आपका इंडक्टर हमेशा मिली हेनरी में होता है, हमेशा होता है। प्रैक्टिकली आप देख लो, कभी भी इंडक्टर आपका मिली हेनरी में ही होगा, और कैपेसिटर आपका माइक्रोफैरड में। तो ये हमेशा वही गिवन होता है। अब मिली और माइक्रो को आपको इक्वेट करना है, या तो मिली को माइक्रो बना लो, या तो माइक्रो को मिनी बना लो। और रेजोनेंस की कंडीशन आती क्यों है, जब आपका
कैपेसिटिव रिएक्टेंस जब ज्यादा हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस से, मतलब क्या हो गया उसका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज्यादा होने का मतलब सीधा साधा ये है कि आपकी जो लाइन है, जो आपका सर्किट है, जो क्लोज लूप सर्किट है, वो वोल्टेज को कंज्यूम कर रहा है। आपका जो 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है वो आपका वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, वोल्टेज को अफेक्ट कर रहा है डायरेक्टली। इसका मतलब, क्योंकि कैपेसिटर आपका वोल्टेज को अफेक्ट करता है, इसलिए इसका मतलब कि वो कैपेसिटिव सर्किट आ रहा है ओवरऑल। और अगर आपने इक्वेट कर दिया, इंपीडेंस निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया, और अगर वो करंट को वेरी कर रहा है, इसका मतलब वो सर्किट आपका इंडक्टिव हो रहा है, ओवरऑल इंडक्टिव है। आरएलसी तीनों लगे होंगे, लेकिन इंडक्टेंस इतना ज्यादा होगा कि वो पूरे सर्किट को इफेक्ट कर रहा है। उसे बोलते हैं हम इंडक्टिव सर्किट। ये सब चीजें एक्चुअली क्या है, मैं उसमें फिर पीपीटी पे फिर इससे आता हूँ, क्योंकि पीडीएफ ज्यादा देर पैरेलल की बात नहीं करेंगे। पीपीटी फिर से आता हूँ। चलिए, तो सीरीज आरसी सर्किट आपने पढ़ा, इसमें वही बताया गया था, आर और सी। और ये कैलकुलेशन वोल्टेज की या इम्पीडेंस की, पहले आप इम्पीडेंस निकाल लो, उसके बाद सबसे अच्छा तरीका ये, अगर ये आप करोगे तो एक जे आ जाएगा। जे में आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे, फेज निकालोगे तो जे का टर्म। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले इम्पीडेंस निकालो। इम्पीडेंस क्या होता है, आर प्लस जे एक्सएल या एक्सी जो भी है, जे बाई एक्सी जो भी है। तो इम्पीडेंस निकालोगे अंडर रूट करके, तो मैग्नीट्यूड आएगा। इम्पीडेंस का कोई एंगल नहीं होता, एंगल भी आ जाएगा उसमें। एंगल तभी आएगा क्योंकि एक्चुअली वोल्टेज और करंट आपके आ, कुछ एंगल अपार्ट है। तो उस केस में आप पहले इम्पीडेंस निकालो विद मैग्नीट्यूड एंड एंगल। उसके बाद फिर आप कैलकुलेशन करोगे वोल्टेज की, वोल्टेज डायरेक्टली आ जाएगा बी इज इक्वल टू आई जेड। और करंट, आपको पता नहीं करंट किस फॉर्मेट में है। मान लीजिए करंट रेक्टेंगुलर में है तो आपको इसको पोलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आपका इम्पीडेंस पोलर में है। और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों के मैग्नीट्यूड डायरेक्टली मल्टीप्लाई होंगे, और दोनों के एंगल ऐड हो जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाते हैं, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पोलर रेक्टेंगुलर ये आप मैं बता चुका हूँ। वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन, हाँ। तो वी एम साइन ओमेगा टी, अब ये मैग्नीट्यूड निकालना है पहले। तो इसके थ्रू मत जाइए आप, मैग्नीट्यूड एंड फेज पे आप फोकस करिए। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड अंडर रूट करके, और कैसे निकालते हैं फेज, टेन इनवर्स इमेजिनरी बाई रियल। थ्री फेज सप्लाई कहाँ से आ रहा है, ये एक टॉपिक और रह गया है। थ्री फेज सप्लाई आपके सिलेबस में ही नहीं है। अब ये कॉमन पीपीटी है तो मेरे ख्याल से दिया होगा। इसमें एक टॉपिक और रहता है अभी, रेजोनेंस का कर्व। कर्व तो खैर है उसमें, लेकिन उसकी कंडीशन एक्चुअली इसमें मेरे ख्याल से मिसिंग है। और इसमें डेरिवेशन तो खैर है ही नहीं। ये पीपीटी मैंने गलत चूज की है एक्चुअली, कोई बात नहीं। मैंने लेकिन आपको बताया है कैसे क्या करते हैं। कोई भी चीज हाइपोथेटिकल नहीं है कि आपने कुछ भी प्लेस कर दिया, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू या प्लस माइनस पाई बाई टू। कोई भी चीज हाइपोथेटिकल नहीं है इसमें। हर चीज का आपको वो मिलेगा। मैं आपको आरएमएस का भी दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। क्योंकि पीडीएफ जब मैंने खोल ही दिया है तो मैं आपको आरएमएस भी दिखाता हूँ। मैंने कल बोला था आपसे, और सिंक्रोनस जनरेटर वाला मुझे किसी ने बोला था, तो
थ्री फेज का अगर केस ले रहे हैं तो वो तो 120 डिग्री अपार्ट होते हैं। बाकी सिंक्रोनस जनरेटर का मैंने देखा था पावर का कुछ इशू होता है तो 0 डिग्री पे रखते हैं। जिसने भी पूछा था, मुझे नहीं पता किसने पूछा था, वो हमेशा। अब मुझे ये नहीं याद आ रहा, मैंने गूगल पे देखा था, गूगल पे आप भी देख सकते हैं। टीचर को चेक करने के बजाय अगर आप गूगल देखेंगे ज्यादा अच्छा है। आरएमएस वैल्यू की कैलकुलेशन भी आपको करवा देता हूँ मैं। चलिए मैं शेयर करता हूँ आपको, पीडीएफ में वो है। मैं आपको जब शेयर करूंगा तो पीडीएफ ही शेयर करूंगा, उसमें सारी कैलकुलेशन है। बस ये है कि क्लास में हमें पीपीटी चलानी पड़ती। देखिए एवरेज वैल्यू, थोड़ा शुरू में चल रहे हैं। एवरेज वैल्यू ये कैसे निकलेगी? ये एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू है, एवरेज वैल्यू पर है। और एवरेज के लिए मैंने बताया था कि आपको जब भी एवरेज वैल्यू निकालेंगे क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन में, कि एवरेज वैल्यू किसी भी अगर पॉजिटिव नेगेटिव सेम है तो जीरो होती है। लेकिन एवरेज वैल्यू हमें इक्वेट करनी है इस उसकी वेवफॉर्म की। तो हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव साइकिल का, केवल पॉजिटिव साइकिल को इंटीग्रेट अगर कर दें तो एक मान के चलते हैं कि एवरेज वैल्यू आती है। और इस पॉजिटिव साइकिल को अगर इंटीग्रेट करने का मतलब है कि इसका एरिया अंडर द कर्व हम निकाल रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है कि किसी चीज का हम एरिया इक्वेट कर रहे हैं। तो मान लीजिए इस पॉजिटिव साइकिल का हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, 0 से पाई, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई। और आई डी ओमेगा टी, आई की वैल्यू है क्योंकि वेवफॉर्म किसकी है, करंट की है, हमें करंट की निकालनी है। तो आई डी ओमेगा टी, और आई की वैल्यू प्लेस कर दी आई एम साइन ओमेगा टी। आई एम बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी हो गया आपका माइनस कॉस ओमेगा टी, 0 to पाई एज इट इज -1 माइनस। और कॉस, कॉस की वैल्यू, कॉस जीरो कॉस पाई जो भी है, कॉस की वैल्यू इवन पाई के साथ 1 होती है, कॉस की वैल्यू ऑड पाई के साथ हमेशा -1 होती है। कॉस की वैल्यू इवन पाई मतलब कॉस 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 जितने भी होंगे इवन नंबर, और उसके साथ पाई लगा होगा तो हमेशा वैल्यू 1 होगी। आप भूल जाओ कि कितनी हम कैलकुलेट करें, इवन पाई अगर है हमेशा 1 होगी पॉजिटिव। और कॉस ऑड पाई मतलब 1, 3, 5, 7 जितने भी ऑड नंबर है उसके साथ पाई होगा तो हमेशा -1 होगी। और साइन के साथ पाई हमेशा 0 होता है, कोई भी पाई हो। तो वही है कॉस पाई, आ गया इंटीग्रेशन, माइनस कॉस ओमेगा टी साइन का। उसके बाद 0 to पाई अपने लिमिट लगा दी, तो वही कॉस माइनस बाहर आ गया, कॉस पाई माइनस कॉस जीरो। कॉस पाई आ गया आपको -1, कॉस जीरो आ गया -1 अगेन। तो 2 IM। अब बेस आपका है पाई, तो इसीलिए एवरेज वैल्यू, आप एवरेज वैल्यू नहीं बोलेंगे, हम डीसी क्वांटिटी बोलेंगे। एग्जैक्ट जो इसका वो है नंबर प्रोनाउंसिएशन, वो बोलते हैं हम डीसी क्वांटिटी ऑफ साइनोसॉइडल वेव। तो ये आती है 2 IM/पाई। ऐसे 2 IM ये है, बेस पाई है तो पाई से वो कर दिया क्योंकि हमने इक्वेट क्या किया है, केवल पॉजिटिव साइकिल। सिमिलर वे में आरएमएस वैल्यू का भी डेरिवेशन होता है, कल मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था। तो आरएमएस मैंने बताया था कि स्क्वायर्स का सम, उसका एवरेज एंड रूट। तो वही आ गया। रूट के लिए आप क्या करेंगे, अब देखिए ये इफेक्टिव वैल्यू, तो स्क्वायर्स का सम एंड उसका एवरेज एन आ गया, एंड रूट, मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसको जब आप इक्वेट करेंगे तो अब आई की वैल्यू क्या आ रही है, आई एम साइन थीटा, थीटा ओमेगा टी जो आप चाहो, ओमेगा टी थीटा। तो एज इट इज प्लेस करेंगे आई स्क्वायर में। तो अब क्या कर सकते हैं हम, I1 I2 I3 है तो इसको हमने वो कर दिया, इंटीग्रेशन में ले लिया। इंटीग्रेशन में लेने का मतलब कि सारी वैल्यूज आपकी कैलकुलेट करेगा 0 to N में, ये N है। तो 0 to N साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा जो भी था, IM साइन थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। तो ये आपने इक्वेट किया, आई एम आ गया बाहर, आई एम स्क्वायर, और
इंटीग्रेशन आ गया आपका। अब साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा कॉस टू थीटा के फॉर्मेट में, क्योंकि स्क्वायर में आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो कॉस टू थीटा का फॉर्मेट, कॉस टू थीटा के दो फॉर्मेट होते हैं, दो तीन वो होते हैं फॉर्मूले। कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस, ऐसे ही कुछ होता था, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू, और टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड, ऐसे कुछ था। आप देख लेना जो भी था। तो उसको इक्वेट करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा की आपने वैल्यू प्लेस की कॉस टू थीटा के फॉर्मेट में, उसके बाद ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, और देन आपका वैल्यू आएगा आरएमएस वैल्यू। ये क्या वैल्यू आ रहा है मुझे नहीं दिख रहा। ये आया 1/2 और IM² और जो भी था पाई। तो आरएमएस वैल्यू फिर वही अगेन पॉइंट इसी से आएगा, वो इसी निकल के आता है वो। तो मैं आपको बताना केवल ये चाह रहा था कि हाइपोथेटिकल नहीं है, कोई भी एजम्पशन नहीं है इसमें, इक्वेट करके आती हैं हर चीजें। तो ये पीडीएफ मैं आपको शेयर करूंगा, क्योंकि पीपीटी तो खैर वो काम चला हुआ है पढ़ाने के लिए। बाकी जो इसमें पूरा सिलेबस है और डिटेल है, एक ये पीडीएफ है, एक और पीडीएफ है मेरे पास। तो दो पीडीएफ है, मैं दोनों आपको शेयर कर दूंगा। आपको देखिए इसमें सब कुछ है, थ्योरी भी है क्योंकि आपको पढ़ना भी है। चलिए मैं शेयर नहीं कर सकता ज़्यादा देर तक, ये देखते हैं। ओके। तो डैम्पिंग का केस आता है, बट लेकिन डैम्पिंग आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। एक मिनट रुकिए, मेरे को याद से हो गया मेरा। अब थर्ड यूनिट में मुझे नहीं लगता कुछ बचा है, क्योंकि सीरीज सर्किट ही है। पहला सर्किट मैं एक बार आपके सामने वो सिलेबस खोल लेता हूँ, मुझे ऐसा लगता नहीं कुछ बचा हुआ है। तो उसके आगे स्टार्ट हो जाएंगे पैरेलल सर्किट, और पैरेलल सर्किट आपका है फोर्थ यूनिट। यस। तो RL RC RLC सीरीज सर्किट हो गया, इम्पीडेंस आपको पता चल गया, फेज एंगल, फेजर डायग्राम, पावर एंड पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का मैंने आपको बता दिया, कॉस फाई का जो फैक्टर आता है एक्टिव रिएक्टिव पावर में। अच्छा, पावर एंगल रह गया। पावर ट्रायंगल, ऐसा कुछ नहीं है वो भी, ये भी हो ही गया मेरे ख्याल से पैरेलल में, वो भी पावर ट्रायंगल इसमें भी आ जाएगा। सिंगल फेज एसी सर्किट, रेजोनेंस सर्किट। चलिए, मेरे ख्याल से थर्ड यूनिट भी आपकी क्लोज हो गई है। मैं आपको शेयर करूंगा मटेरियल। पावर एंड पावर ट्रायंगल का केस मेरे पास पीडीएफ में तो है, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। इसमें दोनों यूनिट हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जी इसमें सर। थर्ड एंड फोर्थ दोनों यूनिट हैं, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। थ्री फेज आपको नहीं पढ़ना है, ओके सर। थ्री फेज आपके सिलेबस में नहीं है। और पावर ट्रायंगल जो आता है इम्पीडेंस ट्रायंगल से ही आता है, इम्पीडेंस जो आप कैलकुलेट कर रहे थे तो उससे ही जी। आता है। रियल रिएक्टिव पावर, चलिए वो अच्छा टॉपिक है, तो उसको हम देखेंगे। मेरे पास टाइम तो नहीं है खैर, मैं आपको बताऊंगा उस नेक्स्ट वीक। और उसके बाद स्टार्ट कर देंगे पैरेलल सर्किट, और इसी से रिलेटेड है। अगर आप पढ़ लेंगे फेजर और जो भी है सीरीज के, क्योंकि अभी मैंने जितने फेजर ड्रॉ किए आपके रेफरेंस करंट में किए, अब जब फेजर ड्रॉ होंगे तो सारे वोल्टेज में होंगे। तो हर पीडीएफ में अलग प्रोसीजर है। और मैंने नेटवर्क थ्योरम में भी आपको बोला था कि एक
चीज आप पकड़ के रखो, उससे ड्रॉ करो। अगर आप पैरेलल सर्किट में भी करंट को रेफरेंस लेना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो करनी पड़ेगी कि कितना एंगल है, वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, उसका लीडिंग लैगिंग। गलत वो भी नहीं है। थोड़ा सा डायग्राम क्या होगा, रोटेट हो जाएगा वो। जो हम बनाएंगे, मान लीजिए करंट फेजर से लेके, जो कोई करंट रेफरेंस लेके बनाता है उसका डायग्राम सीधा होगा। जो वोल्टेज रेफरेंस लेके बनाएगा उसका डायग्राम कुछ एंगल पे टिल्ट होगा। डायग्राम सेम होगा, डायग्राम में कोई चेंज नहीं होगा। तो दोनों सही हैं। वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे बनाते हो। चलिए मैं करता हूँ 5। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या खत्म ही है यूनिट। हम नेक्स्ट वीक से चालू करेंगे यूनिट 4। क्योंकि पावर ट्रायंगल आपको पैरेलल में भी आएगा, तो वो पावर ट्रायंगल रह गया आपका, वो देखेंगे हम पैरेलल में। मैं वीडियो तो ऑन ही नहीं किया आज। 8, 21। पोर्टल भी कुछ ऐसा इशू कर रहा है, 21 प्रेजेंट है, 28 की अटेंडेंस हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट। चलिए गुड नाइट। तो इस वीक गुड। के लिए 3rd यूनिट आपकी कंप्लीट। गोयल जी कुछ बोलना, आप हर क्लास में कुछ बोलना चाहते हैं बट आपकी आवाज नहीं आती। नहीं सर, गुड नाइट ही बोला सर मैंने। अच्छा अच्छा, गुड नाइट। तो नेक्स्ट वीक जी मिलते हैं यूनिट 4 के साथ। एक ओके टॉपिक सर। रह गया, पावर ट्रायंगल। तो वो दोनों यूनिट में कॉमन है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूनिट 3 और 4 दोनों एक ही यूनिट है, बट आपके केस में थोड़ा अलग कर दिया उसको। जी गुड नाइट सर, गुड नाइट प्रवेश जी। चलिए तो नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं। यूनिट 4 भी 3 लेक्चर की ही है, वो भी खत्म हो जाएगी नेक्स्ट वीक। सर शेयर कर लेना सर पीडीएफ। जी सर। पीडीएफ शेयर कर लेना सर। हाँ, पीडीएफ लिंक। में शेयर कर दूंगा, आज या कल में ओके। कर दूंगा मैं। जी सर।